नमस्कार मित्रों, मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नोत्तर की इस कड़ी में आज हम मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों से संबंधित प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पहले भी कई परीक्षाओं में आते रहे हैं और आगे भी इनके भिन्न परीक्षाओं में आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ये प्रश्न ऑथेंटिक बुक्स से सेलेक्ट किए हुए हैं जो आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, और अगर आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ लिया है तो आप अपना टेस्ट इन प्रश्नों के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? हमारे पास विकल्प हैं अर्थशास्त्र, मेघदूतम, इंडिका और महाभाष्य। इसका उत्तर देखते हैं इंडिका। दोस्तों, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है, लेकिन यहाँ यह जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि मेगास्थनीज के द्वारा रचित इंडिका मूल रूप से हमें अब उपलब्ध नहीं होती है। इसके उद्धरण परवर्ती लेखकों की रचनाओं से हमें प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा हमें मौर्यकालीन शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? हमारे पास विकल्प हैं मुद्रा राक्षस, रघुवंशम, अर्थशास्त्र और महावंश। इसका उत्तर देखते हैं अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। दोस्तों, अर्थशास्त्र नाम से ऐसा नहीं है कि यह पुस्तक इकोनॉमिक्स यानी पैसे से या धन से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक का संबंध राज व्यवस्था से है, और इस पुस्तक के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। यह संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है और इसको सूत्र शैली में रचा गया है। 1905 में श्याम शास्त्री, जो कि एक व्यक्ति का नाम है, इनको मैसूर संग्रहालय से पहली बार इस पुस्तक की प्राप्ति हुई थी। 1909 में श्याम शास्त्री ने ही भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया और 1915 में अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। तो मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे अर्थशास्त्र से संबंधित, ध्यान रखना है, परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? हमारे पास विकल्प हैं कल्पसूत्र, महाभाष्य, हर्षचरित और ऋतु संहार। उत्तर देखते हैं मित्रों, इसका उत्तर है महाभाष्य। दोस्तों, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आ चुका है। यहाँ पतंजलि के संबंध में भी जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये पतंजलि एक विद्वान व्यक्ति का नाम है जो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, और पुष्यमित्र शुंग ने इनको अपना राजपुरोहित और गुरु मान रखा था, और पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में ही अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था। पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इन्होंने महाभाष्य की रचना संस्कृत भाषा में की थी, और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त की राजसभा का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, क्षेमेंद्र की पुस्तक का नाम क्या है? विकल्प हमारे पास हैं कथासरित सागर, वृहत कथा मंजरी, अर्थशास्त्र और कुमार संभव। उत्तर देखते हैं मित्रों, इसका उत्तर होगा वृहत कथा मंजरी। मित्रों, यह भी संस्कृत भाषा के माध्यम से रचित एक ग्रंथ है। क्षेमेंद्र की पुस्तक का नाम वृहत कथा मंजरी। इस चीज़ को जानने के बाद मैं एक तथ्य और आपको बताना चाहूँगा कि एक क्षेमेंद्र कश्मीर से संबंधित लेखक थे जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, विष्णु पुराण पर टीका किसने लिखी थी? मित्रों, इसके ऑप्शन हैं हमारे पास श्रीधर स्वामी, पतंजलि, कालिदास और बाणभट्ट। इसका उत्तर होगा श्रीधर स्वामी। मित्रों, यहाँ 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहली चीज़, टीका पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसको किसी अन्य ग्रंथ की व्याख्या करने हेतु या अन्य ग्रंथ को सरल भाषा में
समझाने हेतु लिखा जाता है, वह टीका ग्रंथ कहलाता है। और पुराणों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा मित्रों। पुराण धर्म शास्त्रों से संबंधित पुस्तकें मानी जाती हैं और इनकी संख्या 18 है। इनमें धर्म से संबंधित विभिन्न बातों की हमें जानकारी मिलती है, लेकिन यथास्थान इतिहास से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी भी हमें इन पुराणों में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? मित्रों, विशाख दत्त भी कौटिल्य की तरह ही मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। इनकी पुस्तक का नाम हमें इन विकल्पों में से खोजना है। पहला विकल्प है इंडिका, मुद्रा राक्षस, पंचतंत्र और लीलावती। उत्तर मुद्रा राक्षस है। दोस्तों, पंचतंत्र के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी और ये पुस्तक दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। और लीलावती गणित से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, सोमदेव द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? हमारे पास विकल्प हैं अर्थशास्त्र, कथा सरित सागर, इंडिका और सूरसागर। इसका उत्तर होगा मित्रों कथा सरित सागर। यह कथा सरित सागर भी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और सोमदेव इसके रचनाकार कश्मीर से संबंधित लेखक थे। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, किन जैन ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? पहला विकल्प है परिशिष्ट पर्वन, बृहत कथा कोश, विविध तीर्थ कथा और उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर देखते हैं मित्रों उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी ग्रंथ हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पर यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्रों, परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ की रचना हेमचंद्र के द्वारा की गई। बृहत कथा कोश की रचना हरिभद्र सूरी के द्वारा की गई और विविध तीर्थ कथा जिन प्रभ सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है मित्रों, ये कई परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किन बौद्ध ग्रंथों से मौर्य काल की जानकारी मिलती है? हमारे पास विकल्प है मित्रों दीपवंश और महावंश, दिव्यावदान, मिलिंद पन्नो और उपर्युक्त सभी। उत्तर देखते हैं उपर्युक्त सभी। मित्रों, ये चारों विकल्पों में जो दिए हुए ग्रंथों के नाम हैं वो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं और इनसे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ दीपवंश और महावंश के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सिंघली अनुश्रुति पर आधारित ग्रंथ हैं मित्रों, जिनमें हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। और दिव्यावदान व मिलिंद पन्नो भी बौद्ध धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। इनसे भी हमें मौर्यकालीन शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, संगमकालीन किन ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? हमारे पास विकल्प हैं अहनानूर और परनार, उपर्युक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। उत्तर देखते हैं मित्रों उपर्युक्त दोनों, यानी अहनानूर और परनार, ये अणे खाली वाला है मित्रों, परनार शब्द है, यानी ये दोनों ही ग्रंथ संगम काल से संबंधित हैं और इन दोनों ही ग्रंथों से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, यहाँ मैं एक तथ्य और आपको बताना चाहूँगा कि ये संगमकालीन जितने भी ग्रंथ साहित्यिक रचनाएं हैं वो तमिल भाषा में रचित हुई हैं, यानी ये ग्रंथ तमिल भाषा में रचित हैं। ये ग्रंथ भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करने के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। मित्रों, आज की इस प्रश्नोत्तर की श्रृंखला यहीं रोकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि
इन प्रश्नों से आपको निश्चित रूप से ज्ञानात्मक लाभ हुआ होगा और हम इसी तरह के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में संपूर्ण मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सलाह या सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिएगा दोस्तों। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।